आइए दोस्तों, आज से मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन शुरू कर रहा हूँ। और ये इंग्लिश ग्रामर ऐसी नहीं, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो बनने तक। यूपी बोर्ड के छात्रों को बहुत दिक्कत रहती है, या यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं और जिस भी क्लास के हैं उनको इंग्लिश की काफ़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो आज मैं इंग्लिश उनके लिए, ये वैसे तो 10th और 12th के लिए, वैसे कोई भी क्लास का कोई भी बच्चा या किसी भी उम्र का कोई भी लोग जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से कराऊंगा और एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहला और सबसे छोटी चीज़ आती है वो होती है लेटर। लेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्ड। जिस तरह से हम जानते हैं कि हिंदी में अ आ इ ई क ख ग घ हमारे वर्ड होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में हमारे लेटर होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक। शायद सभी को याद होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। तो ए से लेके जेड तक जो भी हमारे ये कुल 26 लेटर होते हैं, तो ये हमारी वर्णमाला कहलाती है इंग्लिश की, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आती है वोवल। जिस तरह से हिंदी में होते हैं स्वर, हिंदी के जो स्वर होते हैं वो होते हैं अ से लेके अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। अ से लेके औ तक हमारे स्वर होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर होते हैं। इंग्लिश में स्वर कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में सिर्फ 5 स्वर होते हैं। ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे इंग्लिश में 5 स्वर पाए जाते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो हमारे कुल लेटर कितने हैं इंग्लिश में? 26। इसमें से 5 हो गए स्वर और बाकी 21 बचे, वो हो गए कॉन्सोनेंट, इनको बोलते हैं हम व्यंजन। ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्ड। वर्ड, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्द। बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। अब हम जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। वो जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण से मिलकर एक अर्थपूर्ण जो चीज़ बनती है उसे हम वर्ड कहते हैं या शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि सब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वो हमारा शब्द कहलाता है। इसी तरह से वर्ड होता है इंग्लिश में। तो लेटर, इसमें क्या होता है? लेटर्स का समूह। लेटर्स का समूह, समूह का मतलब होता है ग्रुप। लेटर्स का ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो कहलाता है हमारा वर्ड। ठीक है। उसके बाद वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या है? वर्डों का अरेंजमेंट जो एक अर्थ प्रदर्शित करे, वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। अब कई सारे वर्डों को मिला के एक हमने अरेंजमेंट करके एक ग्रुप बना दिया, वर्ड का ग्रुप, ये शब्दों का एक ग्रुप बना दिया, तो जिसका एक सही अर्थ निकल के आ रहा हो, वही हमारा कहलाता है सेंटेंस। अभी सेंटेंस की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम आएंगे वर्ड पर। वर्ड कितने तरह के होते हैं? तो शब्दों के भेद। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम शब्दों को लेके चलेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस पे आएंगे। तो शब्द कितने तरह के होते हैं? तो पहले शब्द समझ लो। तो इंग्लिश में कुल मिलाकर
9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब इनके मैं नाम बता देता हूँ। पहला होता है नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। चौथा होता है आर्टिकल, जिसको हम प्रविशेषण कहते हैं। उसके बाद पांचवा होता है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद छठवां होता है एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद सातवां होता है प्रीपोजिशन, इसको कहते हैं हम संबंध बोधक। अव्यय। उसके बाद आठवां होता है कंजक्शन, इसको हम कहते हैं संयोजक। उसके बाद नौवां लास्ट होता है इंग्लिश का में इंटरजेक्शन। इसको हम कहते हैं विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक शब्द। तो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर में ऐसा मत समझना मैंने नाम लिख दिए, मैं इनको एक एक करके विद डिटेल समझाऊंगा। तो अभी थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। तो इंग्लिश में जो भी हमारे शब्द होते हैं वो 9 तरह के शब्द पाए जाते हैं पूरी इंग्लिश में, और इन्हीं 9 तरह के शब्दों में पूरी इंग्लिश की ग्रामर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। और ये मेरी गारंटी है कि मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारी इंग्लिश 101% इम्प्रूव होगी। चलो तो सबसे पहले हम सबसे पहला शब्द विभेद लेते हैं, नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करवा देता हूँ नाउन की। ए नाउन is a word as a noun is a word as used the name of a person, place और थिंग। अब ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, इसका जिनको सेंटेंस नहीं आते उनको समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ, धीरे धीरे मैं सब कुछ कराऊंगा। एक नाउन ऐसा शब्द है जो यूज होता है, पर्सन मीन्स किसी इंसान, प्लेस मीन्स स्थान, और थिंग मीन्स वस्तु। तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम की जगह पे जो वो शब्द यूज़ होता है या जिसका उपयोग करते हैं वो हमारा नाउन कहलाता है। समझ में आ गया? नाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम किसी इंसान या प्राणी या स्थान या किसी वस्तु के स्थान के लिए, नाम के लिए हम उसे यूज करते हैं। जैसे मान लो रमेश गोज़ टू दिल्ली,
अभी हमारे पास सेंटेंस है कि रमेश दिल्ली जाता है, तो इसमें ये रमेश किसी पर्सन का नाम है और दिल्ली एक सिटी का नाम है, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। समझ में आ गया नाउन का मतलब? ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाउन के भी प्रकार होते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। अब नाउन कितने प्रकार की होती है? नाउन मोस्टली 5 तरह की होती है। पहली प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अशोक, गंगा, अशोक, गंगा, मुंबई। तो ये जितने भी नाम होते हैं, किसी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति का हो, वो सब आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, या जिनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के अंदर। दूसरी हमारी नाउन होती है कॉमन नाउन। इसको बोलते हैं हम जातिवाचक। तो ऐसा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का नहीं, पूरी जाति का बोध कराए, वो कहलाता है हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे बर्ड। अब हम बोलें बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पर एक ही चिड़िया उड़ती है। जितनी भी चिड़िया हैं, चिड़ियाओं की पूरी जाति है, वो उड़ती है। अब जैसे हम बोलें काव गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब ऐसा तो नहीं एक ही गाय दूध देती है, दुनिया में जितनी भी काव हैं वो सब दूध देती हैं। तो ये जो काव वर्ड है पूरी जाति को बोध कराना है। और ये जो बर्ड जो वर्ड है, ये चिड़ियाओं की पूरी जाति को बोध कराता है। तो ये इसी तरह के वर्ड होते हैं, हम आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद तीसरी है, थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा कहलाता है समूहवाचक। तो ये जो समूहवाचक संज्ञा है, ये किसी एक छोटे समूह का बोध कराती है। कॉमन नाउन में क्या था, पूरी जाति का बोध कराती थी, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन क्या है, छोटे समूह का बोध कराती है। अब छोटा समूह जैसे अब क्रिकेट टीम। अब जो क्रिकेट टीम है वो हमारा एक छोटा समूह होता है। और माई क्लास, मेरी जो क्लास है उसके स्टूडेंट हैं, वो एक छोटा समूह है। तो ये सब चीज़, ये जो चीज़ें आती हैं, ये आती हैं हमारी कलेक्टिव नाउन में, एक छोटे समूह के लिए। उसके बाद आती है चौथी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें मेनली पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम लिए जाते हैं। पदार्थों के नाम का जहाँ से बोध होता है वो हमारी कहलाती है पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ जैसे सोना, सोना मतलब गोल्ड, चांदी सिल्वर, मिल्क दूध,
ये क्या है, ये सभी पदार्थ हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद लास्ट वाली होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब सारे नाम हो गए, सब कुछ हो गया, अब रह गए भाव। अब भाव क्या होते हैं, ये किसी गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना इसका बोध कराती है। जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, ताकत। अब ये दिखाई तो देती नहीं, ताकत बस महसूस होती है, या वैसे तो रखा तो है नहीं, ये कोई चीज़ रखी हो। स्ट्रेंथ क्या है, ये हमारे अंदर होती है, ये हमें महसूस कर सकते हैं, इसको भाव से जज कर सकते हैं सिर्फ। अब जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन। अब बचपन क्या है, बचपना हमें महसूस ही तो होता है, बचपना कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो ये सभी नाम आते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा में, जिनको कि हम महसूस कर सकते हैं। तो ये संज्ञा थी और ये संज्ञा के प्रकार थे। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं नंबर ऑफ नाउन पर। नंबर ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के वचन। अब संज्ञा के जो वचन होते हैं इंग्लिश में, जो नाउन के नंबर होते हैं वो मेनली दो होते हैं। एक होता है सिंगुलर, जिसको बोलते हैं हम एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल, जिसको बोलते हैं हम बहुवचन। इंग्लिश में सिर्फ दो ही तरह के वचन पाए जाते हैं, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। अब सिंगुलर क्या होता है, जैसे बॉय, सिंगुलर हो गया, एक लड़का, लड़के के लिए। बुक, किसी एक किताब के लिए। अब प्लूरल में हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, बॉयज़, और बुक के लिए क्या यूज़ करेंगे, बुक्स। पीछे एस लगाएंगे, इसका मतलब हो गया बहुत सी बुक्स। बॉयज़ का मतलब हो गया बहुत से लड़के या एक से ज़्यादा लड़के। तो एक से ज़्यादा वाली चीज़ें प्लूरल में हो जाती हैं, और एक से कम वाली सिंगुलर में, एक वाली सिंगुलर में। अब सिंगुलर और प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम हैं। अब मैं कुछ नियम बता देता हूँ। जैसे बस, अगर पीछे एस लगा हो तो उसके पीछे ई एस लगाते हैं। जैसे बस, बस एक बस हो गई, और ई एस लगा दिया तो बसेस हो गई। इसी तरह से क्लास, CLASS क्लास, पीछे एस आ रही है, अब इसके पीछे क्या लगा देंगे, CLASSES, तो ये बहुवचन हो जाएगा क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस। अब किसी के पीछे ई लगा हो तो उसके पीछे सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे ट्री, ट्री का मतलब एक पेड़, इसके पीछे एस लगा देंगे तो बहुत सारे पेड़। इसी तरह बुक, बुक के पीछे एस लगाएंगे, बुक्स, बुक एक किताब, बुक्स बहुत सारी किताब। अब मान लो किसी शब्द के पीछे वाई आ रहा है, किसी नाउन के पीछे वाई आ रहा है, उसका बहुवचन बनाएंगे तो वाई हटा के IES लगा देते हैं। जैसे बेबी, बेबी मीन बच्चा, एक बच्चा। अब इसमें क्या बहुवचन बनाएंगे इसका, तो वाई हटा के IES लगा देंगे, तो ये हो गया बेबीज़, बहुत से बच्चे। इसी तरह से सिटी, एक सिटी, और वाई हटाएंगे IES लगा देंगे, ये हो गई सिटीज़, बहुत सी सिटी। तो ये हमारी इंग्लिश में नाउन के वचन थे, सिंगुलर और प्लूरल। इसके कुछ मैंने नियम बता दिए। अब इसके बाद नाउन मेरे हिसाब से तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ और बचती है नाउन में, जेंडर ऑफ नाउन, से भी करा देता हूँ।
जेंडर ऑफ नाउन। ये क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। हमारी इंग्लिश ग्रामर में कितने तरह के जेंडर पाए जाते हैं? तो जैसे हिंदी में आपने सुना होगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता, संस्कृत में नपुंसकलिंग होता है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इंग्लिश में मेनली 4 तरह के जेंडर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, इसको बोलते हैं हम पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर को आप बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे। बॉय, जो हमारे मेनली पुल्लिंग को दर्शाता है, बॉय हो गया, लायन हो गया, और मैन हो गया। तो ये सभी हो गए हमारे पुल्लिंग। इंग्लिश में दूसरा जेंडर आता है फीमेनिन जेंडर। फीमेनाइन जेंडर, इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अब जैसे गर्ल, गर्ल स्त्रीलिंग जेंडर हो गया। और वुमेन, अब पुल्लिंग मैन था, स्त्रीलिंग वुमेन हो गया। काव, काव गाय, गाय क्या है? स्त्रीलिंग जेंडर है। उसके बाद आते हैं तीसरे पर कॉमन जेंडर। इसको बोलते हैं हम उभयलिंग। उभयलिंग में क्या होता है? जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध होता हो। हम दोनों में कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? बच्चे। अब बच्चों में स्त्री भी, छोटी लड़कियां भी होती हैं, छोटे लड़के भी होते हैं, तो सभी बच्चे के अंदर आते हैं। तो ये हो गया उभयलिंग। इसमें क्या है? दोनों आ गए। ठीक है। और जैसे फ्रेंड, अब फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, या तो इसमें फ्रेंड में कॉमन आ गया, दोनों में कोई भी हो सकता है, स्त्री भी और पुरुष भी। इसी तरह से स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है? छात्र कोई भी हो सकता है, लड़की भी और लड़का भी, तो ये भी उभयलिंग में आ गया, कॉमन में। तो इस तरह के जो नाम होते हैं ये आते हैं हमारे कॉमन जेंडर में। उसके बाद अगला आता है इंग्लिश में, चौथा वाला, वो होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का मतलब होता है ये जो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। ठीक है, जैसे पेन। अब पेन तो निर्जीव चीज़ है, तो इसके लिए हम नपुंसकलिंग यूज करेंगे। स्कूल, स्कूल में निर्जीव चीज़ है। और विलेज, तो जो नाम जो नपुंसकलिंग जिनमें कोई जीव नहीं होता, ऐसे नाम हमारे आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंदर या नपुंसकलिंग के अंदर। ठीक है, नाउन यहाँ तक समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा नाउन का चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही सिंपल था, शायद समझ में आ गया होगा। अभी हम शब्द विभेद पर चल रहे हैं। अभी हम सारे शब्द विभेद करेंगे, उसके बाद फिर वाक्यों पर आएंगे। और इंग्लिश में हो सकता है तुम्हें अभी अजीब लगे, लेकिन इंग्लिश में तुम पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाओगे। मेरी क्लासों को देख लो, मैं सारी इंग्लिश कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो यहाँ तक हमारी
आज नाउन हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रोनाउन।